11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, Studies indicate that the carbon dioxide emission from the cement industries account for more than 5% of the global carbon emission। इसमें दो रीजन दिए हैं। पहले दिया है सिलिका बियरिंग क्ले के चक्कर में बहुत ज्यादा होता है, दूसरा लाइम स्टोन को जो कन्वर्ट करते हैं लाइम में क्लिंकर से प्रोडक्शन में इसके कारण होता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं इसके कंपैरिजन में, और इसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो जब हमने रिसर्च की इसकी तो हमें ये पता चला बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 जो है सिलिका बियरिंग क्ले जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन पॉल्यूशन को बढ़ाता है। दूसरा यस कन्वर्जन ऑफ द लाइमस्टोन ड्यूरिंग द क्लिंकर प्रोडक्शन सीमेंट मेकिंग मेजर सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड के इमर्शन का। तो ये सही भी है दोनों स्टेटमेंट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। देखिए अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में पता है, किस तरह इसकी मिक्सिंग होती है, क्या होती है, अदरवाइज ये बच्चे क्वेश्चन छोड़ेंगे जरूर पेपर में, रीजन उनको ये समझ में नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आप करें, बट इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और ए भी, दोनों स्टेटमेंट सही भी है। इसके बाद अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 29th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ। इसके रीजन दिए COP28 में एक ये था कि अगर आप करते हो तो डिकार्बनाइज करना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर को। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बनाइज, रीसाइलेंस ऑफ द हेल्थ सेक्टर सिस्टम में भी कॉम्प्रोमाइज। अब ये दोनों स्टेटमेंट गलत वहीं पे हो जाएंगे अगर यहाँ पर कोप के अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट हो ही ना। तो बात यहाँ पर आती है कोप डिक्लेरेशन क्लाइमेट का हुआ था, ऑटोमेटिकली डिकार्बनाइजेशन मैंडेशन था ही नहीं। पहली चीज ये, जब था ही नहीं तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगर ये होता है इससे क्या होगा, ये बात तभी चलती है जब COP28 की हम बात करते हैं। COP28 से कोरिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। दूसरे का ना तो पहले स्टेटमेंट से ना तो दूसरा स्टेटमेंट मिल रहा है, ना तीसरा मिल रहा है, ना वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा डी। इसके बाद 13वें पे चलते हैं। साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट द शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सेस। अर्थ जो घूमती है और अपने एक्सेस पे जो टिल्ट है उसमें बदलाव आ रहा है। इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए। पहला दिया सोलर फ्लेयर एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बॉम्बार्डेड द अर्थ आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक विद द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर को हटाने से टिल्टेशन तो नहीं हो सकता ना एक्सेस में कुछ होगा ना रोटेशन पे कोई फर्क पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि भाई ये चीजें करता है, बट इससे कोरिलेटेड नहीं है, तो स्टेटमेंट हम गलत मानेंगे। अर्थ पोलर आइस मेल्ट वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब ये स्टेटमेंट एक है जो एक्सेस और रोटेशन को बदल सकता है। तो यहाँ पर बात अगर करें तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और ये एक्सप्लेन भी इसको कर रहा है, बट दूसरा नहीं कर रहा। तो अगर इसको हम देखेंगे स्टेटमेंट 2 फॉल्स, क्योंकि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं रोटेशन और एक्सेस से। और स्टेटमेंट 3 क्लाइमेट चेंज पक्का रोटेशन और एक्सेस को बदलता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जहां पर एक स्टेटमेंट करेक्ट भी है और इसकी व्याख्या भी करेक्ट। क्लियर है बच्चों। इसके बाद अगला आता है 14। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 की बात की इन्होंने। किसकी बात की है? पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 की। अब ये अगर आपको याद है आर्टिकल 6 पूरा तो बहुत बड़ी बात है, नहीं याद तो बिल्कुल छोड़ देना। एग्जाम में 44 to 45 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करके आ रहे हो, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आइए 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन द ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट का कहता है क्लाइमेट चेंज सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स। ये स्टेटमेंट हमने कई बार सुना है, कार्बन क्रेडिट एंड ऑल दे रहे हैं, तो कार्बन मार्केट की बात हुई थी। Article 6 of the Paris Agreement on the climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate target। इसको भी हमने कई बार सुना है। तो अगर हमने इसको ध्यान से 1-2 बार लेक्चर्स में पढ़ा हो तो हमें लगेगा दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं और ये इसको क्या कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। तो इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा, क्योंकि आर्टिकल पेरिस एग्रीमेंट में क्लाइमेट चेंज की बात है। तो यहाँ पर सारी बातें हमने की, फ्रेमवर्क दिया था, कार्बन मार्केट की बात की थी। इसके बाद नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन है, कोलैबोरेशन है, बोथ कार्बन मार्केट एंड नॉन मार्केट अप्रोचेस का। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। 15th क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक।
भाई एशियन पैसिफिक की बात हो रही है तो एबीडी एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। न्यू डेवलपमेंट बैंक हमें पता ही नहीं कौन सा है। इंटरनेशनल बैंक जो है आईबीआरडी, इसका नाम बदल चुका है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक से कोई रिलेशन नहीं है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ही इसका रियल आंसर होता है। इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम ना पढ़ें। ये खुदिया खुदा वाला नहीं था, ये सीधे नॉलेज बेस्ड था और हर बच्चे ने इसको करेक्ट ही किया होगा, कोई इनकरेक्ट करके नहीं आया। विद द रेफरेंस ऑफ डायरेक्ट एयर कैप्चर, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक से रिलेटेड फिर से हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन sequestration. It can be valuable approach for the plastic production and in the food processing. In aviation, it can be source of carbon for combining with the hydrogen to create synthetic low carbon fuel. अब भाई अगर आपको डायरेक्ट एयर कैप्चर पता है, ये टेक्नोलॉजी पता है, मैंने एक बार हर बच्चे से ये कहा है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जैसे डायरेक्ट एयर कंबंशन हो गया, ठीक है, इंजन हो गए, सिस्टम्स हो गए, इन सब के बारे में अगर थोड़े बहुत वर्ड्स आप पहले से लिख के रखते हो तो आपको एक फ़ायदा जरूर होता है। वो फ़ायदा ये है बच्चों कि आप उन चीज़ों को कर पाते हो। अब जैसे अगर आपको डायरेक्ट एयर कैप्चर पता है तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको सही लगेंगे। अब डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। केमिकल फिजिकल प्रोसेस से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से जाएगी, है ना, तो लॉन्ग टर्म में रिमूवल में हेल्प करेगी। ये जो होता है पोटेंशियल वैल्यूएबल अप्रोच है, फूड प्रोसेसिंग में रोल प्ले करती है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और इससे हम एक ऐसा सिक्वेंशियल फ्यूल बना सकते हैं जो हमारे काम आ सकता है। तो इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ लिखे थे वो सही हैं, तो इसका आंसर होगा सी करेक्ट। इसके बाद 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। रिगार्डिंग द पिकॉक ट्रेंटुला, गूटी ट्रेंटुला, ये कहाँ पाया जाता है? तो इसमें पहला लिखा है ओमनीवोरस है, दूसरा लिखा नेचुरल हैबिटेट, इंडिया में कहीं पाया जाता है, इट इज अ नेचुरल हैबिटेट, इट इज एन एर्बोरियल स्पीसीज। अब एर्बोरियल स्पीसीज का मतलब बच्चों क्या होता है? एर्बोरियल स्पीसीज का मतलब होता है जो सिर्फ पेड़ों पे रहती है। अगर इस वर्ड का मतलब आपको नहीं पता तो अभी क्वेश्चन नहीं कर पाते। अब आइए इसके आंसर्स को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि पिकॉक टरेंटुला इज एन ओमनीवोरस, है ना, क्रूस्टेनस इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट पूरा गलत है। दूसरा, गूटी ट्रेंटुला जो है हैज वेरी लिमिटेड नेचुरल हैबिटेट, बिल्कुल सही बात है, ईस्टर्न घाट में और थोड़ा बहुत नंदयाल और ईस्टर्न घाट के बीच में और आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट में पाया जाता है। पिकॉक ट्रेंटुला आल्सो नोन एज द गूटी स्फेयर, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये पेड़ों पर ही रहता है, क्योंकि सिर्फ लीव्स कहाँ, पेड़ों पे रहता है। तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा। डी का मतलब क्या हो गया? दूसरा और तीसरा सही है, पहला स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। तो अगर आपने करंट को सीरियसली पढ़ा है तो आप कर लेते हैं। करंट कई जगह से आप पढ़ सकते थे, मैगजीन्स ले सकते थे, वेबसाइट से पढ़ सकते थे, क्लासेस कर सकते थे रेगुलर करंट अफेयर्स की, हो सकता है आपका। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात है कि भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो बड़ा कम है भाई, 0.5 टन पर कैपिटा है। इन द टर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, फ्यूल कंबंशन में इंडिया की रैंक इंडियन पैसिफिक में दूसरे नंबर पर है, चाइना पहले नंबर पे होगा। इलेक्ट्रिकली एंड हीट प्रोड्यूस एरियाज आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। भाई हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट कर रहे हैं, आज भी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी पे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पे, ये भी सही है। बट जब इतना ज्यादा है तो हमारा कार्बन इमिशन कम कैसे होगा? कार्बन इमिशन तो हमारा कम होगा नहीं। तो इसमें दूसरा तीसरा जहां मिलेगा वो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि हम 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा देते हैं, उन्होंने 0.5 लिखा है। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी जो है 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है 19th में देखिए बहुत सारे प्लांट्स दिए थे और उनका डिस्क्रिप्शन दिया था। अब इस डिस्क्रिप्शन को जब हम पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कौन सा क्या है, वीडी सर्व है, क्या है, मिंट जो है वो एनुअल सर्व नहीं मानी जाएगी, तो मिंट एक गलत था। बाकी पता पपाया को लोग ट्री मानेंगे, पर पपाया ट्री नहीं है, वो भी एक वुडी सर्व है और ये लोगों को नहीं पता होता। तो इसमें 4 सही है, इसके बारे में डिटेल मैंने यहाँ लिख दिया है। पेयर 1 इज करेक्ट, पेयर 2 इज करेक्ट, पेयर 3 इज करेक्ट, पेयर 4 इज मिंट जो है वो पेरेनियल हर्ब है, सर्व नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 में से चौथे को छोड़ के सब सही थे, इसलिए ऑप्शन सी सही है कि उसमें 4 करेक्ट हैं, 5 के 5 करेक्ट नहीं।
अब अर्थ पे ऑक्सीजन कैसे बढ़ती है उसके बारे में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट कभी ध्यान से पढ़ी होगी, कभी सोची भी होगी और थोड़ी बुद्धि लगाते ही क्वेश्चन कोई गलत करके नहीं आता। ऑल्दो मेरे महान बच्चों ने गलत किया है, कोई एक अलग चीज है, बट गलत हो नहीं सकता था। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस बाय द ओशियंस। समुद्र में बैक्टीरिया ज्यादा करेंगे कि रेन फॉरेस्ट करेंगे? तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया भाई साहब। रेन फॉरेस्ट ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस करेंगे, ओशियन ज्यादा करेगा। पहले स्टेटमेंट की बात करो तो यहां पर इन्होंने गलत लिख दिया। इसके बाद मैरीन फाइटोफ्लेकिन्स एंड द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात। वर्ल्ड ऑक्सीनेजेस सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन द एटमॉस्फेयर। भैया पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है कि हवा में ज्यादा है? लॉजिक समझ लो, हवा में ज्यादा है ना, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया गलत। अब यहां पर इन्होंने जो क्वेश्चंस में दिया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट, तो यहां पर ये बोला है वेल ऑक्सीनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन द एटमॉस्फेरिक एयर। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही नहीं है। ये स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा है कि ये प्रोड्यूस करता है अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन, तो नहीं। यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो है ये स्टेटमेंट तो सही है कि भाई ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हम बिल्कुल मानते हैं कि भाई 50% ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता है, बाकी दोनों इनकरेक्ट है। पर यहां पर आंसर में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब आप आंसर देखेंगे तो ये पहला दूसरा आपको कंफ्यूज कर रहा है, पर यहां जब बी पे जाएंगे तो 2 ओनली इन्होंने पहले से लिखा हुआ है कि भाई स्टेटमेंट 2 सही है, बाकी सब गलत है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये दोनों गलत है। बच्चे कंफ्यूज होकर पहला दूसरा भी लगा रहे। रेन फॉरेस्ट बेटा कभी भी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक, इसके आगे का सेगमेंट देते हैं नेक्स्ट लेक्चर।